नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। और आज हम अंकगणित से रिलेटेड हमारे इस मॉडल पेपर के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, और जो कि हमारा आज का पेपर रहेगा पेपर नंबर 3। और उम्मीद करते हैं आप हमारे इस सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे और काफ़ी बच्चे इसको देख रहे होंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेपर की ओर। तो जिस प्रकार हम आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न जो ये रहा, ठीक है ना। अंकगणित में देखो क्या 41 से लेकर 60 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अक्षरांक ABCD के क्रम में 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से केवल एक उत्तर सही है, आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। मतलब आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 41 से लेकर 60 तक अंकगणित के अंदर, ठीक है। और उनको क्या करना, उनमें आपको प्रत्येक में 4-4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक सही होगा और 3 गलत होंगे। तो आपको सही को टिक करके क्या करना है, उसमें और मार्कशीट में गोला भरना है, ठीक है। और आपसे एक बात और बता दें कि कई बच्चे होते हैं जो OMR शीट में गलतियां करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब पेपर में तो अच्छा करके आते हैं, लेकिन OMR शीट में गलत भरने की वजह से कंप्यूटर उनको गलत चेक कर लेता है, या फिर मतलब एक तरीके से उनकी खुद की मिस्टेक की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार हम और बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमारे इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए अपने पास में एक OMR शीट लेके बैठे हैं, ठीक है ना। प्रिंट करवा लीजिए आप, या फिर हम आपको PDF अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है ना। वो इस ठीक है ना, आपको कभी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनकी एक OMR शीट लेके बैठिए, तो ताकि क्या करो आप इसके क्वेश्चन आंसर आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। और गोले भरने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा गोले क्या हो, एकदम सही हो, सटीक हो, ठीक है ना। इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या देखा है, अंक 0 3, 5 और 9 से मिलकर बनाए गए 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर कीजिए। सीधी सी बात है, जो ये 4 डिजिट दे रखे हैं ना, इनसे आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। पता ये देख लीजिए कि बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करोगे, बड़ा डिजिट सबसे पहले आएगा, तो इसमें इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 9, फिर 5, फिर 3, फिर 0। लेकिन जब छोटी संख्या बनाओगे तो खास खाली ध्यान रखना कि जब 0 शामिल हो तो 0 को कभी भी पहले नंबर पे नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि 0 यदि मान लो पहले आ गया तो ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की। लेकिन हमको क्या पूछा है इसने कि 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर दिखना है, ठीक है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी, तो 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 3 है ना, 3। और 0 कहाँ लगोगे, दूसरे नंबर पे, और 5 का 5 और 9 का 9। अब ये संख्या आ गई, अब इसको क्या कर लो, घटा दो। इधर 10 में से 9 गया 1, इधर है 2, 12 में से 5 गया, कितना आ गया 7, फिर 4 में से 0 गया 4, 9 में से 3 गया 6, कितना 6471, 6471। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले, क्या दे रखा है, 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें देखो सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, जितना इस ऑप्शन में कर रखा है उतना सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेंगे। नीचे का एलसीएम में देखिए कौन कौन से नंबर है इसमें, 3 है, 5 है, 7 है और 2 है, 3 है, 5 और 7 है। इसका मतलब हमें क्या है, सारे नंबर कैसे प्राइम नंबर है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। आगे एलसीएम हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब क्या कीजिएगा, अब देखो सब में एलसीएम सेम है ऑप्शन में, ठीक है, तो हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर जो हमारा आंसर आएगा उसके ऊपर डिसाइड होगा ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो 2 × 3 का भाग जब हम इसमें देंगे, 2 × 3 का भाग जब इसमें देंगे तो 2 × 3 से 2 × 3 कट जाएंगे, तो बचेगा ऊपर क्या, 5 गुणा 7 प्लस का प्लस। जब 3 × 5 का गुणा भाग इसमें करेंगे तो 3 × 5 कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2 गुणा 7 प्लस
अब 5 गुना 7 का जब भाग हम इसमें देंगे तो क्या एलसीएम के अंदर भाग देंगे तो 5 गुना 7 से 5 गुना 7 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2 गुना 3। तो देखिए ये ऑप्शन आपका कौन से में बैठता है, देखिए 5 गुना 7 प्लस 5 गुना 7 प्लस 2 गुना 7 3 गुना 5 नहीं, ये नहीं है, 2 गुना 7 5 गुना 7 2 गुना 7 3 गुना 2 गुना, ठीक है ये सही है, ठीक है 5 इंटू 7 2 इंटू 7 और 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और ये ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। 14 और 24 के बीच विषम संख्याएं लिखिए। अब जो 14 और 24 के बीच है वो विषम संख्या लिखनी है हमको। विषम संख्या कौन सी संख्या है? वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वे विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। देखिए 14 के बाद में क्या होगा, देख 14 देख क्या है, सम संख्या है। 14 के बाद कौन सी आएगी? 15, 15 के बाद 16 नहीं, 17, 17 18 नहीं, 19, 19 के बाद 20 नहीं, 21, 22 नहीं, 23, 24 तो है ही। तो मतलब अब हमारे देखिए कौन कौन सी संख्या आई? 15, 17, 19, 21, 23, 15, 17, 15, 17, 21, 23, 15, 17, 19, 21, 23, ऑप्शन नंबर 20 सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंजक क्या दे रखा है? 24 डिवाइड 12 गुणा 2 प्लस 12 का मान लिखिए। सबसे पहले हमने आपको एक बार बताया था BODMAS बोर्ड ऑफ मास, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, सिर्फ डिवाइड दे रखा है, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो डिवाइड में 12 का भाग दिया, हमेशा ध्यान रखना बाद वाली संख्या का पहले वाली संख्या में भाग दिया जाता है जब इस प्रकार लिखा हुआ हो। तो 12 का भाग 24 में गया, कितनी बार गया? 2 बार। 12 दूना 24 होता है, 2 बार गया। गुणे का गुणा, 2 का 2, प्लस का प्लस, 12 का 12। अब मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो 2 दूनी 4, 4 और 12 कितने हो गए? इधर 16 आंसर हो गया हमारा। कितना आ गया? 16 आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है ऑप्शन दे रखा? हमारा क्वेश्चन क्या है? 36.36 डिवाइड बाय 0.0036, ठीक है। आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर दीजिएगा सॉल्व। देखिए अब देखिए ऊपर कितने बार डेसिमल लगा? 1 2, 2 के बाद डेसिमल लगा। जब भी ये ऊपर 2 के डेसिमल 2 के बाद वाला डेसिमल हटेगा तो नीचे जाके कितना लग जाएगा? 1 के बाद 2 0, मतलब 100 आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 डेसिमल कितने बार लगा है? 4 के बाद लगा है, तो ऊपर जाके कितनी बार लग जाएगा? 4 0 वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें सॉल्व कीजिए, 00 से 00 उड़ गए, 00 से 00 डिवाइड हो गया। अब बचा क्या है? 36 का भाग 36 में गया 1 बार, ठीक है, फिर 36 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो 0 उतारा, 36 नीचे आ गया, कितना? 3 का भाग, 36 का भाग कितनी बार गया? 1 बार, मतलब कितना आ गया हमारा? 101 आ गया। 101 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 10100, ठीक है, 101 1 जा 101 और 00 का 00, ठीक है। अब इस प्रकार देखो कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ऑप्शन नंबर 20 सही, 10 100, ऑप्शन नंबर 20 सही, ठीक है। तो लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 12 मजदूर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? सीधी सी बात है, 12 मजदूर का दे रखा है और 30 का पूछ रहा है, इसका मतलब ज़्यादा का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का फाइंड करेंगे, उसके बाद ज़्यादा का फाइंड करेंगे। तो देखिए 12 मजदूर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 मजदूर काम करते हैं 18 दिन में। कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। कितने में करते हैं? 18 दिन में। हमको क्या फाइंड करना? दिन फाइंड करना है ना, तो दिन को इधर इस साइड में रखना है। यदि मजदूर फाइंड करने होते तो मजदूर इधर रखते, दिन इधर रखते, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखिए आगे, अब देखो 12 मजदूर का तो हमने निकाल लिया, अब दिया हुआ है, लेकिन हमें एक मजदूर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि अकेला मजदूर इसी काम को करे तो कितने दिन में करेगा? सीधी सी बात है, ये अकेला मजदूर यदि मान लो 18 दिन का, अभी 18 दिन काम करता है ना, यदि मान लो 12 मजदूर 18 दिन काम करता है, इसका मतलब प्रत्येक मजदूर इसमें 18 दिन काम करता है। तो यदि एक मजदूर काम करेगा तो भी कितना? 18 दिन करेगा, और 12 करेंगे तो भी क्या करेंगे? 18 दिन करेंगे। लेकिन जब ये अकेला करेगा तो 18 दिन करेगा, लेकिन जब ये 12 जनों का काम अकेला करेगा ना, तब कितने टाइम लगेगा? तो पहले 18 दिन ये अपना खुद का काम करेगा, दूसरे 18 दिन दूसरे मजदूर का काम करेगा, तीसरे 18 दिन तीसरे मजदूर का काम करेगा। मतलब कुल मिला क्या करो, एक मजदूर के काम को क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो उससे, तो ठीक है ना। तो 18 दिन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 मजदूर से, ठीक है। तो हमारे कितना आ जाएंगे? 18 × 12 दिन आ जाएंगे। कुल मिला कितने दिन आएंगे? 18 × 12 दिन आ जाएंगे। अब देखिए कितने का फाइंड करना था हमें?
30 मजदूर का फाइंड करना था। तो 30 मजदूर का निकालने के लिए देखो, जब हमारे पास में ये लिखा है कि भाई एक मजदूर इतने दिन में काम करता है, तो देखो 30 मजदूर आएंगे तो क्या होगा, ये काम बंट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सीधी सी बात है, 18 × 12 डिवाइड बाय 30। अब देखिए ये 6 से कट गया 3 बार, ये 6 से कट गया 5 बार, ठीक है, ये 6 से कट गया 5 बार, ये 6 से कटा 3 बार, ये 6 से कटा 5 बार। अब 12 तिया 36 और बटे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पंजा 35, 7 पंजे 35, पीछे बच गया 1 और नीचे कितना आ गया 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, 9,09,9,009 को निम्नलिखित में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, लिखना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ठीक है ना। हमको कहा लाख तक ही ना, 9 लाख ही, ठीक है ना, तो लाख तक लिख दिया, ठीक है। अब हमने इनको लिख दिया, एक टेबल में इनको लिख दिया। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, 9 लाख, तो लाख वाला कौन सा है, ये रहा, यहाँ लिख दिया 9 लाख। फिर क्या बोला, 9,000, 9,000, तो 1000 वाला कौन सा, ये रहा, तो इसमें लिख दिया 9,000। फिर क्या बोला 9, तो ये रहा सिंगल 9। अब देखिए 0 0 लगा दीजिए, जहाँ को खाली है वहाँ लगा लो 0, कितना आ गया 19,909, मतलब 9,09,909। 9 के बाद 0, 9 के बाद 00, ये गलत हो जाएगा। 9 के बाद 10, 9 के बाद 00, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। इस प्रकार कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 48, 4 और 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए। क्या निकालना है, योग 4 और 20 के बीच में। अब 4 के बाद में देखिए, 4 के बाद में कौन सा अभाज्य संख्या होती है हमारी, 4 के बाद होती है 5, फिर 4 अभाज्य संख्या होती है, 4 के बाद कौन सी होती है 5, 5 के बाद 7, ठीक है, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद 19, हमने कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, ठीक है। तो ये आ गया 20। तो मतलब अब जो ये अंदर इस ब्रैकेट में जो संख्या है ना, इन सबको क्या करना है, हमको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते हैं इसको, कैसे जोड़ेंगे, वैसे जैसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। 7 5 12, 12 और 10 22, 22 और 1 23, 23 और 10 33, 33 और 3 36, 36 और 10 46, 46 और 7 46 और 7 46 और 7 53, 53 और 10 63, 63 और 9 63 और 9, कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2 हल्का 1 72। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हो, आपके हाथ में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या, ऐसी संख्या है जिनमें एक तथा अपने खुद के अलावा किसी और संख्या से वो विभाजित नहीं होती है या उसमें डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 260 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। कितने, क्रिकेट कितना खेलते हैं, टोटल कुल विद्यार्थी कितने, कुल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 260, ठीक है। फिर क्या बोला है, 260, ठीक है। क्रिकेट कितना खेलते हैं, क्रिकेट कितना खेलते हैं, 40%, किसका, टोटल का, ठीक है। टोटल का 40% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। फिर क्या बोला है, 25% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। अब हॉकी कितना खेलते हैं, 25% खेलते हैं, ठीक है। अब और क्या बोला है, तो 45 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। क्या है, 45 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 6 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अब फुटबॉल कितना खेलते हैं, 45 विद्यार्थी, परसेंट नहीं हो, 45 विद्यार्थी। जो हमें परसेंटेज दे रखा है उसको परसेंटेज से वापस नंबर में बदल दीजिए। तो 260 का 40% बटा 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 26 को 4 से गुणा कर दीजिए। 624 का 4, असल का 2, 6 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब 104 बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं।
फिर 25% निकाल लीजिए, 260 बटा 25 बटा 100, ठीक है। अब 25 से 100 कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 का भाग कितनी बार गया, 4 छंग 24, पीछे बच गया 2, 4 पंजे 20। 65 विद्यार्थी क्या करते हैं इसमें आपके, 65 तो खेलते हैं हॉकी, ठीक है। फिर बच गए 45 विद्यार्थी, ये लो 45 क्या खेलते हैं, फुटबॉल। शेष कुछ नहीं खेलते, और हमको फाइंड भी वही करना है कि कितने बजे कोई गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 4 9, 9 और 5 14, असल का 4 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 का 1, असल का 1। 214 बच्चे क्या है, कोई ना कोई गेम खेलते हैं। 214 बच्चे कोई ना कोई गेम खेलते हैं। तो देखिए कुल बच्चे कितने थे टोटल, 260 माइनस 214, 10 में से 4 गया 6, फिर 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 2, 46। मतलब 46 बच्चे आपका कोई नई गेम खेलते हैं, कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, मतलब 46 बच्चा। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। ऑप्शन एक दुकानदार ने 45 घड़ी 5625 रुपये में खरीदी तथा 20% लाभ देकर उसको बेच दिया। एक घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो समझने वाली बात है, क्वेश्चन हमेशा कभी कन्फ्यूजेबल कितना करता है। देखो यहाँ दे रहा है 45 घड़ी का मूल्य क्रय मूल्य, और क्या बोल दिया यहाँ पर इसको कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए, एक घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एक घड़ी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। एक घड़ी का क्रय मूल्य यदि पता होगा तो एक घड़ी का हम विक्रय मूल्य फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक घड़ी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य फाइंड करेंगे। एक घड़ी का क्रय मूल्य फाइंड करेंगे तो 45 घड़ी का मूल्य है 5625, तो एक घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा, 5625 बटा 45, ठीक है। 5 का भाग देखो इसमें भी जा रहा है 9 बार, इसमें 5 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। फर्स्ट बार तो कितने गया, 1 बार गया 5 का भाग, फिर भी गया 1 बार, अगले बचा 1 12, फिर गया 2 बार, फिर बचा पीछे 2, फिर हो गया 5 25, तो कितना गया 25 बार। मतलब कितना आ गया 1125, कितना आ गया 1125 बटा 9। अब देखिए इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब 9 का भाग समझ आएगा। इसको देख हमने क्या किया, ऊपर वाले डिजिट को जोड़ दिया और जोड़ के ये देखा क्या 9 के टेबल में वो संख्या आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 9 आता 9 के टेबल में, इसलिए 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 का भाग 11 में कितनी बार गया, 1 बार, फिर पीछे बच गया 2, फिर आ गया 22, तो 9 का भाग कितनी बार गया, 9 तिया 27, तो 9 दूनी 18, 18 पीछे कितना बच गए 4 और ये 5 कितनी बार गया, 9 पंजे 45, मतलब 125 बार गया। मतलब उसने एक घड़ी कितने में खरीदी, एक घड़ी की सीपी, किसी एक घड़ी की सीपी हमारी आ गई 125 रुपये। जब हमको ये पता है कि एक घड़ी हमने खरीदी 125 में, ठीक है, और उसके ऊपर हमको हो रहा है लाभ, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि हमेशा लाभ किसके ऊपर फाइंड किया जाता है, सीपी पर फाइंड किया जाता है, और सीपी हमारे पास में है। तो देखो 100 मतलब सीपी का 20/100, ये तो हमारा क्या आएगा, लाभ आएगा, किसमें, रुपयों में आएगा, ठीक है ना। अब उसको हम जब हमारी एसपी का कैसे फाइंड होगी, तो एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, जो हमने अभी फाइंड किया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपकी सीपी आ जाएगी, ठीक है ना। तो सीपी देखिए क्या है, हमारी 125 सीपी है, मल्टीप्लाई बाय 20/100, क्योंकि परसेंटेज हटा ना, 20% दे रखा था ना लाभ, 20% है ना लाभ, उसको जब हमने फ्रैक्शन में बदला तो 20/100 हो गया। अब 25 से कट गया ये 4 बार, और ये 25 से कट गया 5 बार, और 5 से 20 कट गया 100 बार, और 100 में 4 का भाग कितनी बार गया, 25 बार। इसका मतलब हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब हमने कोई भी चीज़ खरीदी है 125 में, उस पर फ़ायदा हुआ है 25 रुपये का, तो हमारी सीपी क्या होगी, 5 और 5 10 का 0, हासिल का सीधी सी बात क्या है, 125 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा, 150। इसका मतलब हमने कोई भी चीज़ कितने में बेची, 150 में बेची, तब जाके हमको 25% का लाभ हुआ एक घड़ी पे, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, 150, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, 3,82,483 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। 8 के स्थानीय मान मतलब 8, इसमें 2 दे रखे हैं, एक तो 8 पहला 8 है जो यहाँ पर रहा, ठीक है। इस 8 का स्थानीय मान कितना, देखो 1 2 3 4, मतलब 8 के बाद में 4 डिजिट है, तो कितना जीरो आ जाएंगे, 8 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 जीरो। फिर दूसरा 8 कितने बाद है,
एक दूसरे 8 के बाद एक डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई रखना, दाई के नीचे दाई रख के इसको क्या करना, घटाना। कभी भी 80 उधर रख के घटाना नहीं है, ताकि गलत, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 8 गया 2 आ गया, इधर 9 था 9 9 और ये 7, कितना आ गया 79,920। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। सीधी सी बात है, एक कमरा है, कमरा के कैसे शेप का होता है, क्यूबॉइड, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो क्यूबॉइड शेप का मतलब घनाभ क्षेत्र का, घनाभ शेप का है। तो घनाभ का ध्यान रखना, चारों दीवार या कमरे की चारों दीवारों, घनाभ या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कह लो या एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए जो दे रखा है, 2 गुणा 12 गुणा 8 सॉरी 2 गुणा कोष्टक लंबाई कितना 12 प्लस चौड़ाई कितनी 8 गुणा हाइट कितना है 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले कोष्टक सॉल्व होता है, 12 और 5 20, 20 गुणा 2 गुणा 10। अब देखिए इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 200 को गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है, 4 को 400 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, 400 वर्ग मीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, यदि ए किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में करता है तथा बी उसी काम का 3/4 भाग 3 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, एक दिन में दोनों का निकालना है, क्या दोनों का ये फाइंड करो कि पहले ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो पहले ए की बात करते हैं। ए क्या करता है, ए 4 दिन में किसी काम का 1/3 भाग करता है। कितना काम करता है, 1/3 भाग काम करता है। ठीक है ना, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन का निकालने के लिए क्या करीजिएगा, एक दिन में कितना करेगा, सीधी सी बात है, काम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। 4 दिन में इतना करा तो एक दिन में क्या करेगा, तो बढ़ जाएगा। तो 1/3 डिवाइड बाय 4, जब ये ऊपर जाके सॉल्व करेंगे तो 1/3 गुणा 1/4 आएगा, और सॉल्यूशन करेंगे तो 1/12। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 1/12 काम करता है। तो बी का भी इसी तरह निकाल लीजिए। बी क्या करता है, 3 दिन में 3/4 करता था, 3 दिन में 3/4 करता था। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, एक दिन में काम करेगा ये 3/4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 1/3। ठीक है, 3 एकम 3 और 4 एकम 4 तिया 12, 3 से कट गया एक बार, 3 से कट गया ये, 3 से कट गया, एक मिनट रहने दीजिए इसको ताकि हमारे आसान हो जाएगी। ठीक है ना, 3/12, क्योंकि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब ये एक दिन में ये कितना काम करता है हमारा, 3/4 करता है 3 दिन में, मतलब एक दिन में कितना करेगा 3/12। तो देखो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं। कितना करते हैं, 1/12 प्लस 3/12। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। हमेशा ध्यान रखना, जब भी नीचे डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो तो हमेशा 12 का 12 ही लिखा जाता है, कभी भी 24 मत करना। ठीक है, गलत हो जाएगा, पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन के हमेशा क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में मतलब उसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी एलसीएम नहीं लिया जाता, डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है ना, तो 4/12 आ गया। मतलब कोई भी ये काम कितना दिन में कर रहा है, ये 4/12 में कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4/12 काम कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास में आ गया कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, हमको आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, दिनों की संख्या, मतलब ये कितने दिन हम काम समाप्त करेंगे, पूरा काम कितना है। तो हमने कल भी तुमको एक बार आपको एक क्वेश्चन बताया था कि दिनों की संख्या निकालना हो तो क्या निकालना हो, दिनों की संख्या निकालना हो तो हमेशा क्या करते हैं, कुल काम बटा एक दिन में हो सकता काम। ठीक है ना, एक दिन में होने वाला काम, एक दिन में होने वाला काम, या एक दिन में हुआ एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो कुल काम तो हमारा कितना था, एक था, क्योंकि माना जाता है कोई एक ही था ना, तो एक का 1/3 मतलब एक का तो किया इसने 1/3। ठीक है ना, तो कोई भी काम कितना था अपने आप में
एक काम होता है, ठीक है ना। उसके अंदर कितने, एक दिन में कितना काम करते हैं ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, क्योंकि दोनों का निकालना है, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं उसका भाग दे दो इस काम के अंदर, 4/12। जब इसको वापस हम सॉल्व करेंगे तो एक ऊपर तो है ही, ठीक है। अब इसको जब हम ऊपर सॉल्व की 4/12 है, डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो 4/12 क्या हो जाएगा, 12/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसको वापस करेंगे 3 एकम 3 दिन, मतलब ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, ये 3 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 416 है तथा महत्तम समावर्ती 2 है, मतलब लघुत्तम समावर्ती मतलब एलसीएम और महत्तम समावर्ती मतलब एलसीएम। यदि पहली संख्या ये दे, दूसरी संख्या क्या फाइंड करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको पहले बता रखा है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल्स टू होता है लसप गुणा मसप, ठीक है ना। तो हमको देखिए लसप और मसप दोनों दे रखा है। लसप दे रखा है 416, मसप दे रखा है 2। पहली संख्या दे दी हमको, क्या दे दिया, पहली संख्या दे दी 26। दूसरी संख्या नहीं दी तो वहाँ लिख लो दूसरी संख्या। हमको फाइंड क्या करनी है, दूसरी संख्या। तो देखो जब दूसरी संख्या फाइंड करनी है तो दूसरी संख्या को यहाँ रहने दो, 26 को ले जाओ उधर। अब देखो दूसरी संख्या इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में 416 मल्टीप्लाई बाय 26, ठीक है, क्या हो जाएगा 26, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 2 का भाग इसमें कितना गया, 13 बार। कितनी बार गया, 13 बार। अब 416 के अंदर 13 का भाग दे दीजिए, 13 का भाग दे दीजिए। देखिए यूँ दे देंगे 13 का भाग, 13 2 24, 13 तिया 39, 13 तिया 39, पिछू बच गया 2, 26, 13 दूना 26, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी आंसर क्या आएगा, 32 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही, मतलब हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, 32 होगी, ठीक है ना। इस प्रकार यदि मान लो यही क्वेश्चन है, यदि मान लो इनमें से देखो आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछेगा, इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ गायब कर देगा और 3 आपको दे देगा। और हमेशा आपको यदि मान लो मसब दे रखा है तो एलसीएम का इसमें भाग दे दो। यदि एलसीएम फाइंड करना है तो मसब का भाग दे दो, और मसब फाइंड करना है तो एलसीएम का भाग दे दो। पहली संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या का भाग दे दो एलसीएम और एलसीएम में, और दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली का भाग दे दो, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, किस मूलधन का 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 60 हो जाएगा। किस मूलधन का, तो मतलब क्या फाइंड करना है हमको, मूलधन फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, हमने कल भी बताया था मूलधन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो ब्याज का होता है उसी से 4 फॉर्मूले बनते हैं। क्या मतलब, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, गुणा टाइम मतलब समय, रेट मतलब दर, अपॉन में 100। ये तो है ब्याज फाइंड करने का। जब मान लो प्रिंसिपल फाइंड करना हो तो बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ब्याज ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में, ठीक है। अब इधर क्या था, टाइम क्या इसके साथ में गुणे में है, इधर जाके क्या हो जाएंगे दोनों डिवाइड में, तो टाइम गुणा रेट, हमारा इधर क्या बच जाएगा, प्रिंसिपल या बोलो मूलधन बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस फॉर्मूले से रखकर आप सॉल्व कर लीजिए। मूलधन कितना, ब्याज कितना दिया हमको 60 रुपये, ठीक है। फिर 100 का 100 गुणा कर दो, फिर डिवाइड में टाइम कितना है 5 वर्ष है, और फिर रेट कितनी है 4 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से कट गया ये 1500 का 60, ठीक है। 5 से कट गया ये 20 बार, 20 को 15 से क्या कर दीजिए गुणा, 15 2 30 और 0 का 0, मतलब हमने कितना रुपये उधार दिया था या लिया था। हमारा मूलधन कितना है, धन कितना है हमारा मूलधन 300 रुपये, कितना है 300 रुपये, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और देखिए 56 क्वेश्चन नंबर, गुणनफल दे रखा है किन्हीं संख्याओं का, क्या दे रखा है 263 गुणा 11, यहाँ पे स्टार है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा ये पूछा है, ठीक है, और गुणा 312, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक है ना, यहाँ पर इकाई अंक क्या आना चाहिए, 8 होना ज़रूरी है। इस संख्या के जो भी यहाँ पर चाहे को भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो इकाई अंक है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमेशा 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बताओ इस स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि इसके आंसर में हमेशा यहाँ पर क्या आए, 8 आए।
ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक तो ये है ही, और इसका इकाई अंक, इन तीनों को आपस में गुणा कर दो। जो गुणा करने के बाद जिनका उनका इकाई अंक जो होगा वही हमारा इस आंसर का इकाई अंक होगा। ठीक है, तो देखिए 3 को स्टार से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। 3 को हमने 2 से किया, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब 6 को किससे गुणा करूँ कि 8 आ जाए। 6 को मतलब इकाई अंक 8 आ जाए, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाए 8 आ जाए, किससे गुणा करो। तो 6 को देखिए ऑप्शन में, देखिए 6 को 9 से करेंगे तो 9 छंग 36, 9 छंग 54, 54 में क्या होता है इकाई अंक, 54 में इकाई अंक क्या होता है 4, तो ये हमारा नहीं हो सकता। फिर 9 तिया 27, 9 तिया 6 तिया 18, 6 तिया 18, मतलब इसमें इकाई आ रहा है इकाई 8, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। मतलब स्टार की जगह पे हमारा ऑप्शन क्या होगा 3 अंक रखेंगे तो हमारा इस गुणनफल में आंसर जो इकाई का अंक आएगा वो उसका 8 आ जाएगा आराम से। ठीक है ना, लेकिन दूसरा भी देख के एक बार रख के देख लीजिए। 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32, 32 में इकाई अंक 2, फिर 4 को रख के देंगे 6 सौ 24, 24 में इकाई अंक 4, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 57, यदि किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 160 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब वर्गाकार भूखंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है वर्गाकार भूखंड। अब देखो वर्ग का परिमाप क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, क्या होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो हमारा परिमाप कितना दे रखा है यहाँ पर 160 दे रखा है, 4 गुणा भुजा इक्वल टू में है। ठीक है, अब देखिए वर्ग का परिमाप 160 दे रखा है और फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा। अब हमें क्या फाइंड करना, क्षेत्रफल फाइंड करना, और क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए। अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, या फिर साइड इंटू साइड, या फिर बोल लो ए स्क्वायर बोल लो, एल स्क्वायर बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, मतलब साइड को साइड से गुणा करना, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो देखिए हमारी भुजा देखो, अब भुजा तो हमारे पास में है ही नहीं, परिमाप दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इस परिमाप वाले फॉर्मूले में रखकर हम भुजा फाइंड करेंगे पहले तो क्या करेंगे 160, भुजा इधर रहने दो, 4 को इधर ले जाओ, तो 4 इधर साथ में गुणा है, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड में, और भुजा इधर बच जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 160 में 4 का भाग कितनी बार गया, 4 का भाग 16 में गया 4 बार, कितना आ गया 40, मतलब हमारी भुजा कितनी आ गई यहाँ पर 40। ठीक है, 40 मीटर आ गई, तो बस अब 40 को 40 से गुणा कर लीजिए, 4 सौ 16, 00 को 00, 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी धनराशि का 5 से 1/2% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 34.65 है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अभी जो हम पीछे क्वेश्चन करके आ रहे हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है, और आप हमें ये क्वेश्चन कमेंट में कर भी बताएंगे, और हम आपको भी बता देते हैं करके, कोई बात नहीं। ठीक है ना, कमेंट करके बताएगा कि किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की और कितना का सही हुआ। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी वही तरीका, मूलधन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी पीछे देखा था। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है ऐसा ही, मतलब ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाय टाइम इंटू रेट, मतलब समय इंटू दर। ठीक है, देखिए आगे ब्याज कितना है हमारा, ब्याज दे रखा है 34.65, फिर गुणे में 100, टाइम देखिए, टाइम जो देखो परसेंटेज में दे रखा है ना, दर क्या है 5 है, तो इसको पहले सिंपल मतलब, सिंपल में कैसे बोलोगे 5 दूनी 10, 10 और 1 11/2 हमारी हो जाएगी रेट। ठीक है, फिर टाइम है तो टाइम को भी क्या करो पहले आप सिंपल फ्रैक्शन बदलो, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, मतलब 5/2 हमारा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए आगे लिख लीजिए वो 11/2 गुणा 5/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 2 दूनी 4, अब देखिए ये डेसिमल हटा, तो नीचे से क्या आ जाएगा
100 आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल लगा था तो कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब नीचे ऊपर क्या बचा, ऊपर बच रहा है हमारा 3465, ये बचा ऊपर। और नीचे क्या है, अब देखो 2 दूनी 4 और 5 11 पंजे 55, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है ना। यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए ये चीज़ हो गई हमारे पास में अब आ गई, ठीक है ना। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसका भाग देना है। इसको भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में बदलना है या फिर गुणे में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 3465 गुणा, अब ये जो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई बदलेगा उसमें क्या हो जाएगा 4/55, 4/55। अब देखिए इसमें 5 का भाग गया 11 बार, इसमें 5 का भाग देखिए कितनी बार जा रहा है, पहले गया 6 बार, फिर बच गया 4, फिर 6, फिर गया 9 बार, फिर बच गया 1, फिर गया 3 बार। अब देखिए इसमें 693, ठीक है, गुणा 4, इसको गुणा 4 से कीजिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 4 9 में 36, 36 और 1 37 हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 के अंदर भाग देना है हमको 11 का। किसका देना है 11 का, ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो 11 का भाग देंगे, 11 1 में 11, 11 दूनी 22। किसका भाग देंगे इसमें हम, किसका भाग देंगे 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22, नीचे बच गया 5, आ गया ये 57, 11 पंजे 55, पीछे नीचे आ गया 2, अब कितना नीचे ऊपर 2, 11 दूना 22, ठीक है। ऑप्शन नंबर 252 हमारा आंसर सही होगा, 252। वह धनराशि क्या है हमारी 252 है। 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 6 936 और 1 37 हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 27, 11, 5 से कट गया 11 बार, 5 से कट गया 93 बार, 252। वह धनराशि क्या है हमारी 252, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे रखा नहीं, 252 होगा, ठीक है। 252, किसी को भी काट के लिख दीजिए, 252 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। 252, ठीक है ना। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, टाइम में थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा 252 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन, किसी आयत का विकिरण 20 सेंटीमीटर है तो लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या फाइंड कीजिए। मतलब क्या अपनी क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना। तो देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। विकिरण का एक फॉर्मूला, देखो आयत का विकिरण दे रखा है और हमको क्या पूछा, परिमाप पूछा है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए आयत का, इसीलिए तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका परिमाप फाइंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस विकर्ण में रखकर हम क्या करेंगे, इस आयत की चौड़ाई फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, चौड़ाई फाइंड करेंगे। तो विकिरण का देखना हमेशा फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कितना होता है, लंबाई स्क्वायर इक्वल टू चौड़ाई स्क्वायर। तो देखिए आयत का विकर्ण कितना दे रखा है हमारे, 20 दे रखा है, ठीक है। फिर अंडर रूट क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है 16 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रेथ नहीं है तो बी का बी स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 400। अब ये रूट हट गया तो कितना बचा इधर, ओनली फॉर 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। बी स्क्वायर इधर लिख दिया हमने, रूट से हमने क्या कर दिया, स्क्वायर को हटा दिया, स्क्वायर से रूट को हटा दिया, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, इक्वल टू का साइन। अब ये इसके साथ में क्या है, प्लस में है, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस में। तो 400 माइनस 256 करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 5 गया 4, इधर 3 में से 2 गया 1, 144 आ गया। इसका मतलब कितना आ जाएगा, इधर हमारे घटाने के बाद कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर 144 आ जाएगा। इधर कितना है बी स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना हमको क्या फाइंड करना था, चौड़ाई फाइंड करना था। चौड़ाई हमने क्या बी मानी थी, ठीक है ना। तो अभी ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो रूट में बदलेगा तो 12, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 12। कितना होता है 12। तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई, 12 आ गई। तो अब हमारे पास में बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, वही सेम जो सभी लगाते हैं हम, ठीक है। आयत का क्या फाइंड करना था, परिमाप फाइंड करना था। तो लो ये आयत का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 का 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी 16 प्लस चौड़ाई कितनी 12। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 6 और 2 8, 2 और 2
4 और 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहेगा हमारा इस सीरीज़ का, इस पेपर का सबसे लास्ट अंतिम क्वेश्चन और उसके बाद हम आपसे लेंगे विदा। फिर मिलेंगे कल दूसरे दिन दूसरे पेपर के साथ और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये पेपर अच्छा लगा होगा और इस पेपर को लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह कीजिए और इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमें भी इस प्रकार का और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, बढ़ते हैं, हम आपकी तरह देख के बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको समझिए। ठीक है ना, समय ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने की वजह से फिर हमारा वीडियो अपलोडिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, समझा कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार। ठीक है ना, इतने संसाधन नहीं हैं कि हम हाई क्वालिटी वीडियो बनाकर अपलोड करें और इतना भी, ठीक है, बजट नहीं इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सोनू अपनी कुल आय का 12% कटने के बाद 1584 रुपये हाथ में पाता है। इसका मतलब टोटल मान लो आय उसकी 100% है, उसमें से 12% कट गया, समझ रहे हो, कट गया मतलब किसी के रूप में कट गया। ठीक है, जैसे सैलरी देते हैं तो 12% उसका कट के उसके हाथ में सैलरी आती है। ठीक है ना, तो 12% कट के आया, इसका मतलब कितना आया 88% उसके हाथ में सैलरी आई। ठीक है ना, हमारे अकॉर्डिंग तो कितनी 88% आई, लेकिन क्वेश्चन वाला ने क्या कहा कि कटने के बाद में 1584 रुपये है। इसका मतलब 88% की वैल्यू कितनी है 1584 रुपये, मतलब 88% किसके बराबर है 1584 रुपये के बराबर है। ठीक है ना, फिर आगे क्या बोलता है, यदि वह 450 रुपये बचाता है, सेविंग करता है, बचत करता है, कितने की करता है वो 450 रुपये बचाता है, किस में से, सीधी सी बात है इनकम में से बचाएगा। जो बचत होगी जो खर्च होगा वो दोनों किस में से होंगे, इनकम में होंगे। ठीक है, इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो जब भी इनकम सेविंग फाइंड करनी हो तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो और जब भी सेविंग फाइंड एक्सपेंडिचर घटा दो और जब एक्सपेंडिचर फाइंड करना हो तो सेविंग को घटा दो। ठीक है ना, तो बस अब हमें क्या करना है, इसका बचत प्रतिशत फाइंड करना है। क्या करना है, बचत प्रतिशत फाइंड करना। तो बचत प्रतिशत फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बचत बटा इनकम, मतलब आय किस में से खर्च किया भैया, बचाया किस में से, बचत मतलब आय। ठीक है ना, बचत बटा आय गुणे में 100। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लीजिए, बचत। बचत तो हमारे पास पड़ा है 400 पड़ा है, लेकिन हमारे पास में इनकम नहीं है। इनकम यहाँ से आएगी क्योंकि इनकम हमारी कितनी है 100% है, लेकिन हमको क्या दे रखा है 88% की वैल्यू दे रखी 1584, तो हम 100% की फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। 80% की 1584 है तो 1% की पहले फाइंड कर लो, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 1584 बट्टा 88। ठीक है, फिर हमको क्या करनी है 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1584 बट्टा 88 गुणा 100 कर दिया। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 4 से कट गया 22 बार, ये 4 से कट गया, 4 से कट गया 3 बार, एक तो 4 तिया 12, फिर पचे बच गया 3 38, फिर कट गया 9 चौक 36 9 बार, फिर बच गया 2, फिर 24 6 चौक 24 396, कितना आ गया 396। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 11 बार गया, इसमें 2 का भाग कितनी बार गया 1 बार गया, फिर और आगे 19 9 बार गया, फिर 8 16 98 198 बार आ गया, मतलब 198 गुणा 100 डिवाइड बाई 11। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 198 पीछे डबल 0 डिवाइड बाई 11 कह दीजिए। 11 का भाग 11 में गया 19 में गया 1 बार, नीचे आ गया 8 लग गया 88, 11 8 88। ठीक है, और कितना आ गया हमारा पीछे डबल 0, तो डबल 0 का डबल 0। इसका मतलब हमारी इनकम आ गई, जो आय थी वो कितनी है उस व्यक्ति की 1800 रुपये है, कुल आय उसकी 1800 रुपये है, उसमें से वो 450 बचाता है। तो बताओ कितने प्रतिशत बचाता है, तो जिसका प्रतिशत फाइंड करना है उसको ऊपर, मतलब क्या बचत प्रतिशत फाइंड करना है ना, तो सेविंग परसेंट फाइंड करना है, तो बचत सबसे ऊपर और नीचे बचत किस में से की हमने, आय में से की, तो आय कितना है इसमें 1800 है, फिर डिवाइड बाय 100, डबल 0 से डबल 0 कट हो गया, फिर 18 का पारा कितनी बार गया 18 तिया 54, 18 दूना 36, नहीं बोलो तो सीधा देखिए 2 का भाग इसमें गया 9 बार, इसमें 2 का भाग गया 225 बार, फिर देखिए इसमें कितनी बार जाता है 9 का भाग, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग इसमें गया 4 और 1 8, नहीं ना कितनी बार गया यार 225, डबल 0 से डबल 0 कट हो गया
9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पीछे बच गया 4, 5 45, 9 पंजे 45। मतलब जो हमारी बचत प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 25% आएगा। बचत परसेंट कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक है, 25% ऑप्शन नंबर डी। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड तैयारी ऐसे ही करते रहिए। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।